हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? सर हम बहुत बढ़िया हैं। माई सेल्फ सीए नितिन गुप्ता, योर फैकल्टी ऑफ ऑडिट फॉर सीए इंटर। दोस्तों ये आपकी सीए इंटर ऑडिट का फर्स्ट डेमो लेक्चर है और बेसिकली आज के इस लेक्चर में मैं आपको आपके इस पेपर का इंट्रोडक्शन दूंगा। इसका क्वेश्चन पेपर एग्जाम में किस तरह से आता है, उसका पैटर्न क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। क्यों ये पेपर हमारे लिए एक सीए के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। फिर इस पेपर को तैयार करने के हमारी एक अप्रोच क्या होनी चाहिए ताकि इस पेपर के अंदर हम एक मैक्सिमम मार्क्स, एटलीस्ट एग्जामिशन मार्क्स हम स्कोर करके आ सकें। पेपर को तैयार करने की हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सारा इंट्रोडक्शन आपको देने के बाद अल्टीमेटली हम अपने सिलेबस को कवर करना शुरू करेंगे। चलिए पहले बच्चे बात करते हैं आपके इस पेपर का। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। योर पेपर नेम इज ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। ऑडिटिंग एंड assurance. It is your paper number 6. पेपर नंबर 6 जो कि आपके ग्रुप 2 में आता है, कवरिंग 100 मार्क्स। 100 नंबर का बच्चे आपका ये पेपर होता है और 100 नंबर का एक बाइफर्केशन किस तरह से है, तो दो पार्ट में आपके इस पेपर को डिवाइड किया हुआ है। 100 मार्क्स को अगर हम डिसाइड करें तो किस तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सेट होता है, तो पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपका 30 मार्क्स कवर करेगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा। एंड पार्ट बी की बात करते हैं तो ये आपका सब्जेक्टिव डेस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन यहां पर होंगे जो कि 70 मार्क्स के होंगे। डेस्क्रिप्टिव, इसको आप सब्जेक्टिव भी कह सकते हो। यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन या क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी आपको देखने को मिलेंगे। सर क्या कोई इंटरनल चॉइस वगैरह आती है पेपर में, क्या कोई छूट आती है? हाँ डेफिनेटली वो आपको मिलती है। एमसीक्यू वाले पार्ट पर कोई भी चॉइस आपको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आपको 30 नंबर के एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं। एमसीक्यू किस तरह से आते हैं, तो एमसीक्यू आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, यानी कोई केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू नहीं है। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड की एक स्टेटमेंट आपको दिया है, उसमें से 4 ऑप्शन होंगे, सही ऑप्शन आपको ऑप्ट करना होगा। और कुछ एमसीक्यू होंगे आपके जो केस स्टडी बेस्ड होंगे, केस सिनेरियो बेस्ड होंगे। बात करते हैं जो आपका पार्ट बी है 70 मार्क्स, ये किस तरह से एग्जाम में होगा। इसमें आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 6। कोई भी 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 6 और हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा। तो 14 इंटू 5, इस तरह से 70 मार्क्स बच्चे यहां पर आपके बनेंगे। इसमें जो आपका बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जब हम 70 मार्क्स वाले पार्ट की बात करते हैं, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका होगा ये करेक्ट और इनकरेक्ट बेस्ड होगा। करेक्ट और इनकरेक्ट, इसमें 8 क्वेश्चन होंगे, 8 में से कोई भी 7 आपको अटेम्प्ट करने होंगे, हर एक 2 नंबर का होगा। इस तरह से 14 मार्क्स का आपका करेक्ट और इनकरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। और बाकी इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन का ना 4 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के 4 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसमें पहले 2 क्वेश्चन जो होंगे वो 4-4 नंबर के होंगे और उसके बाद 2 क्वेश्चन वहां पर आपको 3-3 नंबर के देखने को मिलेंगे। यानी इतना आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन की जो रेंज है वो इतना हाई नहीं है कि कोई क्वेश्चन वहां पे आपका 8 नंबर का या 10 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिले। क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू होगा वो 1 या 2 नंबर का, जो केस सिनेरियो बेस्ड होते हैं वहां पे 2 नंबर का है, अदरवाइज 1 नंबर का आपका एमसीक्यू है। करेक्ट और इनकरेक्ट की बात करते हैं तो 2 नंबर का है। और उसके अलावा बाकी जितने भी आपके डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन 4 पार्ट्स में होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। पहला पार्ट, पहले तो 2 पार्ट होंगे ए एंड बी, वो 4-4 नंबर के होंगे।
और अगले जो 2 पार्ट होंगे वो 3-3 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से बच्चे आपका पेपर सेट होता है। देखिए इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था, उसको देखिए एक बार, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से होंगे। पार्ट सेकंड की बात करते हैं, बिकॉज पार्ट 1 जो आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है वो आपको घर के लिए नहीं मिलता। हाँ, ठीक है। तो बात करते हैं पार्ट 2 के लिए। पहला क्वेश्चन यहां पर आपको मिलता है करेक्ट और इनकरेक्ट का। इसमें से लिखा है क्लियर स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट, आंसर एनी 7। तो एक इंटरनल चॉइस आपको मिल रही है, 8 में से कोई भी 7 आपको यहां पर अटेम्प्ट करने हैं और हर एक 2 नंबर का होगा। इस तरह से 14 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन सेट होगा। अच्छा, इस पर ना बच्चे को बच्चा एक अपने मन में ना अजम्पशन ये ले लेता है कि जो 2 नंबर का हमारा करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा जाता है उसमें 1 नंबर करेक्ट या इनकरेक्ट अटेम्प्ट करने का होगा और 1 नंबर रीजन देने का होगा, ऐसा बच्चा सोच लेता है। जबकि ऐसा अगर बात करूं तो आईसीएआई की ओर से ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन टाइप का नहीं है जो ये कह रहा है कि भाई करेक्ट और इनकरेक्ट में 1 नंबर आपका अटेम्प्ट करने का होगा वेदर स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, और 1 नंबर रीजनिंग के लिए होगा। ऐसा नहीं होता। मतलब कि अगर आपने सही अटेम्प्ट कर लिया कि वेदर स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, सपोज जैसे हम क्वेश्चन इसके पार्ट नंबर इसके बी क्वेश्चन की बात करते हैं, communicating key audit matter in auditor's report is a separate opinion on individual matter। ये अभी आपको मालूम नहीं चलेगा क्या बोल दिया इसने, लेकिन चलिए फिर भी आपने इसको अटेम्प्ट करा करेक्ट और इनकरेक्ट। अब आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया लेकिन उसका जो रीजन है वो आपने प्रॉपर नहीं दिया। तो एग्जामिनर चाहे तो अगर रीजन प्रॉपर नहीं है तो यहां पर 0 या 1 नंबर आपको दे सकता है। मतलब इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कि सर हमने तो अटेम्प्ट बिल्कुल ठीक किया था, स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हाँ रीजन प्रॉपर नहीं आया तो कम से कम 1 नंबर तो आप यहां पर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे एग्जाम के में एक बार ऐसा एक क्वेश्चन आया था, वो लॉ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपने लॉ में कंपनी ऑडिट वाला पार्ट थोड़ा सा पढ़ा हुआ है ना, सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 148 तक। ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन 141 सबसेक्शन 3 में है, उसमें क्लॉज नंबर ए बी सी डी करके होती हैं। एक क्लॉज नंबर एफ पर एग्जाम में एक बार क्वेश्चन लगा हुआ था करेक्ट और इनकरेक्ट का, और क्वेश्चन था कि कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। अब आपको अटेम्प्ट करना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो वैसे तो देखा जाए तो स्टेटमेंट इज करेक्ट, कंपनी का जो डायरेक्टर है उसका कोई रिलेटिव कंपनी में एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। बच्चे ने बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट किया, स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब बच्चे ने उसका रीजन देना शुरू किया, बट रीजन देते हुए ना बच्चे ने एक गलती करी, और गलती ये करी उसने 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज को उसने कैपिटल लेटर्स में लिखा, जबकि हमें पता है कि जो क्लॉज होती हैं वो आपके स्मॉल लेटर्स में चलती हैं। लेकिन बच्चे ने यहां पर क्लॉज को कैपिटल लेटर में लिखा और एग्जामिनर ने इसी पॉइंट पर, उसकी मैंने आंसर शीट देखी थी, एग्जामिनर ने इसी को राउंड किया हुआ था कि भाई ये क्या बेवकूफी है, और उस पर क्वेश्चन मार्क भी लगा रखा था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि आप क्लॉज को कैपिटल लेटर में आप लिख के आ रहे हो, और एग्जामिनर ने वहां पर 0 नंबर दिया था। अब इस चीज को आप चैलेंज नहीं कर सकते कि सर मैंने ये तो अटेम्प्ट बिल्कुल सही किया है ना कि स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। हाँ, रीजन लिखते हुए एक सेक्शन की क्लॉज को बस थोड़ा सा मैंने गलत अटेम्प्ट कर लिया, और जो क्लॉज स्मॉल लेटर में लिखनी चाहिए थी वो क्लॉज को मैं कैपिटल लेटर में लिख के आ गया। तो इस चीज के ऊपर अब आप चैलेंज नहीं कर सकते, यानी कि जो अल्टीमेटली कॉपी चेक कर रहा है ये उस पर डिपेंड करता है कि उसको नंबर काटने या पूरे नंबर देने या कुछ नंबर काटना है। ये अपने माइंड में प्लीज बच्चे आप लेके मत चलिएगा कि 1 नंबर आपको करेक्ट और इनकरेक्ट को अटेम्प्ट करने का मिल जाएगा और 1 नंबर आपका उसका रीजनिंग का होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकेस आपने रीजन लिखा है बट उसे रीजन प्रॉपर नहीं लग रहा, उसे लगता है कि नहीं आपने प्रॉपर तरह से स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं किया है वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा शायद आपको 1 नंबर दे या 0 नंबर दे। 0 नंबर भी दिया तो फिर तो आपको पता ही ना कि बेटा आईसीआई सर्वोपरि है, इस चीज को लेकर फिर आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो प्लीज इन चीजों पर ना अच्छा खासा प्रैक्टिस करनी है कि रीजन आपका प्रॉपर हो, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है आपका इसको मैं स्कोरिंग क्वेश्चन कहता हूं कि 7 पार्ट हैं, हर एक पर मेहनत कर ली ना तो यहां पर आप आराम से 10 से 14 नंबर
आप यहां पर कवर कर जाते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, लेकिन बच्चा जनरली यहां पर कुछ अपनी बेवकूफी की वजह से कि थोड़ा सा रीजन वो कम लिख देता है तो नंबर कटवा लेता है। चलिए, ये तो हम हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2, हर एक क्वेश्चन जो अब होगा वो 4-4 पार्ट्स में आपको डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा, ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, इसमें ए पार्ट को अगर आप देखते हैं तो ये 4 नंबर का है, बी पार्ट को आप देखते हैं तो ये 4 नंबर का है, और इसके अलावा बाकी के जो 2 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे सी एंड डी, वो 3-3 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। सर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में एक इंटरनल चॉइस मिल गई थी कि 8 में से कोई भी 7 अटेम्प्ट कर लो, तो क्या यहां पर किसी क्वेश्चन में हमें इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी? केवल एक क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका होगा उसमें आपको एक क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस मिल जाती है, हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक जगह पर इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी, जैसे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में एक क्वेश्चन तो ये है 4 नंबर का, या तो ये अटेम्प्ट कर लीजिए या फिर इसको आप अटेम्प्ट कर लीजिए, ये भी 4 नंबर का ही होगा, ये भी 4 नंबर का है। तो इंटरनल चॉइस की बात करें तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में 8 में से 7 अटेम्प्ट करवा रहा है आपको, और क्वेश्चन नंबर 5 में एक इंटरनल चॉइस आपको मिल रही है, एक पूरे क्वेश्चन की चॉइस आपको मिल रही है कि आपको 6 में से कोई 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे बच्चे 6। आपको इन 6 में से कोई 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा, तो 14 इंटू 5 दैट इज 70 मार्क्स। तो ये तो हुआ आपका कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चे ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है ये आपको यहां पर समझ में आया होगा। सो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ये आपका पेपर नंबर 6 है, ग्रुप 2 की हम बात करते हैं फॉर सीए इंटर, 100 मार्क्स की कवरेज है। पार्ट ए 30 नंबर का एमसीक्यू बेस्ड होगा, पार्ट बी की बात करते हैं डेस्क्रिप्टिव पार्ट है, 70 मार्क्स का क्वेश्चन, 70 मार्क्स यहां पे कवर होंगे। 6 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि एक की पूरी चॉइस आपको मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें देखने को मिला करेक्ट और इनकरेक्ट बेस है, एक इंटरनल चॉइस मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, एक इंटरनल चॉइस वहां पर हमारे पास थी। क्वेश्चन की रेंज का आपको आइडिया हो चुका है कि 1 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू, 2 नंबर एमसीक्यू, 2 नंबर करेक्ट और इनकरेक्ट, और डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं जो कि सब्जेक्टिव या केस स्टडी बेस हो सकता है, वहां पर मैक्सिमम रेंज आपको 4 नंबर के बच्चे देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये पेपर क्यों हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, इसकी इंपॉर्टेंस ही क्या है, इस पेपर की इंपॉर्टेंस ही क्या है। आप सीए इंटर को देखिए तो ग्रुप 2 में पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का है, और बच्चे जब आप फाइनल में आएंगे तो सीए फाइनल में ग्रुप 1 के अंदर पेपर नंबर 3 वो भी ऑडिट का होता है, और वहां पर पेपर का नाम होता है एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो आप खुद सोचिए, जस्ट लाइक कि अकाउंट है, आप सीए इंटर लेवल पे भी अकाउंट पढ़ते हो और फाइनल लेवल पे भी आप अकाउंट पढ़ते हो। टैक्स की आप बात कर लीजिए, सीए इंटर लेवल पे आप टैक्स पढ़ते हो और फाइनल लेवल में भी आके आपको डीटी आरटी टैक्स वहां पे प्रॉपर आपको पढ़ना होता है। सिमिलर वे में ऑडिट की बात कर लीजिए, सीए इंटर लेवल पे भी आपका ऑडिट का पेपर है और फाइनल लेवल पे भी आपका ऑडिट का पेपर है। तो अगर एक पेपर दोनों ही लेवल पे सेट किए गए हैं तो इसका मतलब बच्चे कहीं ना कहीं ये जो पेपर है ये हमारे लिए, यानी कि जब हम सीए बन जाएंगे तो आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट वो जो आपकी लाइफ होगी वहां पर इस पेपर की बहुत ज्यादा रेलिवेंसी होगी। क्योंकि सीए बन जाने के बाद बच्चे जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो तो प्रैक्टिस करते हुए ना हमें बहुत सारी एंटिटीज की ऑडिट करनी होती है। जैसे बैंक ऑडिट हम करने के लिए जाते हैं, कंपनीज में हम ऑडिट करने के लिए जाते हैं, हम टैक्स ऑडिट्स करते हैं, हम पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज हैं, उनके यहां पर हम ऑडिट करते हैं। तो ऑडिट का कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर रहे, बिकॉज एक कह सकता हूं कि एक सीए और ऑडिट दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक बार को जब आप प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे तो अकाउंटिंग का इतना ज्यादा रोल आपकी लाइफ में इतना नहीं होगा। देखो, अकाउंटिंग का रोल, एक सीए बन जाने के बाद जो बंदा अकाउंट्स को मैनेज कर रहा होता है, जो अकाउंट्स मैनेजर है, तो उसकी लाइफ में अकाउंट का रोल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर मैं ऑडिट की बात करूं
तो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ में देखो, अकाउंट आप पढ़ते हो, कोई नॉलेज लेते हो, बिकॉज ऑडिट में मुझे अकाउंट्स को ही अल्टीमेटली चेक करना है, तो वो नॉलेज आपके लिए होना जरूरी है। लेकिन अकाउंट को मैं चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता हूं कि हाँ, जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा तो मुझे क्लाइंट्स के यहां पर जाकर उनके अकाउंट्स को चेक करना होता है, तो मुझे पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं। मुझे किसी की अकाउंटिंग नहीं करनी है। हाँ, अगर आप किसी के यहां पर जॉब करते हो एज अकाउंट मैनेजर, तो उस केस में आपको अकाउंट संभालने हैं। लेकिन मैं यहां पर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हर समय ऑडिट से घिरा हुआ होता है, वो किसी ना किसी ऑडिट में इन्वॉल्व होता है। कभी बैंक ऑडिट में हम जा रहे हैं, कभी हम कॉन्करेंट ऑडिट कर रहे हैं, कभी किसी कंपनी की हम ऑडिट कर रहे हैं। सितंबर का जब महीना आएगा हम टैक्स ऑडिट से पूरी तरह से घिर जाते हैं। तो एक ऑडिट और सीए, प्रैक्टिसिंग सीए को आप एक दूसरे से अलग करके बिल्कुल भी नहीं देख सकते। इस पेपर का आपकी लाइफ में, सीए बन जाने के बाद जो आपकी लाइफ होगी, उसमें इस पेपर का बहुत बड़ा रोल होगा। तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो शुरू से ही बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। और जब एक फाउंडेशन डेवलप हो जाएगी तो इसके जो एडवांस कॉन्सेप्ट होंगे वो बहुत क्लियर आपको होने चाहिए। दैट इज वाई दोनों ही लेवल पे, चाहे वो सीए इंटर है या फिर वो सीए फाइनल है, दोनों ही लेवल पे इस पेपर को सेट किया हुआ है। और बिलीव मी, अगर इंटर लेवल पे बच्चे, अगर आपका ऑडिट का पेपर बहुत अच्छा है, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, तो फाइनल लेवल में मैं कह सकता हूं कि इंटर की ही नॉलेज के बेस पर आप फाइनल लेवल की बात करो तो 30 से 40 नंबर आपके तैयार हो जाते हैं, बिलीव मी। अगर सीए इंटर लेवल पर आपने ऑडिट पर मेहनत बहुत अच्छी करी है, कॉन्सेप्ट्स आपने बहुत अच्छी तरह से समझे हैं, इस पेपर पे शुरू से ही एक ग्रिप अगर आपकी अच्छी बन जाती है, तो फाइनल लेवल पे ये पेपर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर सीए इंटर लेवल पर कॉन्सेप्ट्स आपके वीक रह गए, जो फंडामेंटल्स हैं ऑडिट के, वो आपके वीक हो जाते हैं, तो ये पेपर आपको इंटर में तो परेशान करेगा ही करेगा, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आएगी आपकी फाइनल में। वहां पर भी ये पेपर आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। तो शुरू से ही अपना एक माइंडसेट हम क्लियर करते हुए चलते हैं कि इस पेपर पे कमांड हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो हुआ कि एक लॉजिक मैं आपको दे रहा हूं कि क्यों ये पेपर आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सर, इस पेपर को तैयार करने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कि हमें इस पेपर को कैसे तैयार करना चाहिए। एक अगर अप्रोच की बात करें कि ये पेपर को तैयार कराने की आपकी अप्रोच क्या रहेगी, तो पूरा फोकस बच्चे आपको लगा देना है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। भाई, जिस तरह से बच्चे आप अकाउंट तैयार करते हो, अकाउंट आप कैसे पढ़ते हो, अकाउंट जहां से भी आप क्लास ले रहे हो, चाहे आप सेल्फ कर रहे हो या आपने किसी भी और फैकल्टी की क्लास ली है, तो वहां पर काम क्या होता है कि पहले पूरा फोकस किसके ऊपर लगाया जाता है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में। और जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो उन कॉन्सेप्ट्स को फिर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करते हो। यही अप्रोच बच्चे आपको ऑडिट में भी लेते हुए चलना है। आपको पूरा फोकस करना है कंसेप्ट के ऊपर, कंसेप्ट आपको समझने हैं। कुछ भी रट्टाफिकेशन यहां पर बच्चे नहीं चलेगा, नो रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। देखो, अगर आपने रट लिया, सोचो कि रटने से जब कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या जो 30 नंबर के आपके एमसीक्यू आते हैं, क्या उनको आप रटने के पॉइंट से तैयार कर सकते हो, या वो आप अच्छा अटेम्प्ट कब कर पाएंगे, कि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पहले हम बात करते हैं पार्ट ए पर, जो 30 नंबर का आपका आता है, एमसीक्यू बेस्ड है। सोचिए कि एमसीक्यू आप कब अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो, जब आपने कोई भी प्रोविजन को रटा है, या जब आपने किसी भी प्रोविजन को बहुत अच्छी तरह से समझा है। सर, अगर समझा है, प्रोविजन हमने समझे हैं, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं, तो 30 नंबर का जो हमारा एमसीक्यू है वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा। बेटा, जब एमसीक्यू है ना, देखो उसमें कुछ भी लिखना तो आपको नहीं है ना, उसमें केवल क्या करना है, उसमें एक स्टेटमेंट आपको दे रखा होगा, वो स्टेटमेंट आपको पढ़ना है और उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से सही ऑप्शन को आपको पिक करना है। तो सही ऑप्शन को जो आपको पिक करना है वो किस नॉलेज के बेस पे आप करेंगे, एक ऐसी नॉलेज जो रट के आपके पास आई हुई है, और एक ऐसी नॉलेज जो कंसेप्ट को समझने के बेस पर आपके पास आई हुई है। किसके बेसिस पर आप 30 नंबर का एमसीक्यू अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे। नो डाउट, जब कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो 30 नंबर का जो एमसीक्यू वाला पार्ट है वो अच्छा अटेम्प्ट करने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा, कहीं पर भी आपको परेशानी नहीं होगी। सिमिलरली जब हम 70 मार्क्स वाले पार्ट पे मूव करते हैं, पार्ट बी, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखने को मिल रहा है करेक्ट और इनकरेक्ट का, 14 मार्क्स का है। सोचिए, करेक्ट और इनकरेक्ट को आप अच्छा अटेम्प्ट कब कर पाएंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे या जब चीजों को आपने रटा हुआ होगा।
और कहां तक आप रटोगे बेटा, कहां तक रटोगे? सर इंटर में तो हम रट लेंगे, चलो इंटर में आपने रट के किसी भी तरह से पासिंग मार्क्स आपने मैनेज कर लिए, और यही अप्रोच फिर आप फाइनल में लगाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। बच्चे के ना सीए फाइनल लेवल पे जो ग्रुप 1 में सबसे कम स्कोरिंग जिस पेपर में होती है ना, वो ऑडिट का होता है। मैं डरा नहीं रहा, एक फैक्ट आपको बता रहा हूं। फाइनल लेवल में ये ऑडिट का पेपर ग्रुप नंबर 1 में आता है, और वहां पर बच्चे का ग्रुप नंबर 1 में जो आपके 4 पेपर हैं, उसमें अगर कहोगे ग्रुप 1 में किस पेपर में बच्चे को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, तो पेपर वहां पर वो ऑडिट का ही होता है। क्यों? बिकॉज बच्चे के जो कह सकते हो कॉन्सेप्ट से जो फंडामेंटल्स थे, वो इंटर से ही अगर बच्चे के वीक रह जाते हैं, तो फाइनल लेवल में ऑडिट में अच्छा स्कोर आप करके आ ही नहीं सकते, वहां पर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आपने किसी तरह से रट के आपने इंटर लेवल पर पासिंग मार्क्स मैनेज कर लिए, तो प्रॉब्लम पता है बेटा कहां पर होगी? असली प्रॉब्लम फिर आपको फाइनल लेवल पे आएगी। तो ये सोचते हुए पड़े कि आपको जो ये ऑडिट का पेपर आप पढ़ रहे हो, तो केवल इंटर के लिए नहीं, फाइनल के लिए भी ये पेपर आपके लिए रेलिवेंट हो जाएगा। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं कि इंटर लेवल पे जो आप ऑडिट पढ़ते हो, इसमें से 30 से 40 नंबर की ऑडिट हमारी फाइनल में भी कवर हो जाती है। जैसे अगर एग्जांपल दूं, द कंपनी ऑडिट, तो आपने सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 148 के प्रोविजन आपने ग्रुप 1 में लॉ में कवर किए होंगे, अगर आपने पहले ग्रुप नंबर 1 पढ़ा हुआ है। इनकेस लॉ नहीं पढ़ा हुआ तो ग्रुप 1 आप पढ़ेंगे तो सही एटलीस्ट। तो ग्रुप 1 में जो आपका लॉ का पेपर होता है, उसमें सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 148 तक की बच्चे कवरेज होती है, और उस कवरेज में मुझे दिखाई देता है कि जो प्रोविजंस हैं 139 से लेकर 148 तक, वही सेम प्रोविजन मुझे दिखाई देता है जब मैं ग्रुप 2 में आता हूं, और ग्रुप 2 में पेपर नंबर 6 के अंदर में ऑडिट का पेपर तैयार करता हूं। और फिर जब आप फाइनल में जाएंगे, तो फाइनल में भी सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 148 तक की कवरेज होती है, और वहां पर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये तो मैं बोल रहा हूं कि बच्चे जो इंटर में आप पेपर तैयार करेंगे, ये पेपर आपके लिए फाइनल का फाउंडेशन बन जाएगा। तो इस पेपर को शुरू से ही बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार करना है। तो वो तैयार करने की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट से आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट से कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना। 30 नंबर का आपका एमसीक्यू और 14 मार्क्स का आपका करेक्ट और इनकरेक्ट, ये 44 मार्क्स तो आपके कॉन्सेप्ट के बेस पर ही कवर हो जाएंगे। और सोचिए, अगर इन 44 में से आपने 30 से 35 का भी स्कोर कर लिया, एक प्रूडेंस अप्रोच लगा रहा हूं इस जगह पर, वैसे तो मैं यही चाहूंगा कि 44 में से 44 आप अचीव करें, चलिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ह्यूमन बीइंग है, कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं। आप अगर आपने 30 से 35 नंबर का भी स्कोर अगर आपने इन दो जगह पे कर लिया, एमसीक्यू एंड करेक्ट एंड इनकरेक्ट, तो ये बताइए कि क्या फिर आपको यहां पर 60 नंबर स्कोर करने से कोई ताकत रोक पाएगी क्या? जब 30 से 35 का स्कोर आपके केवल कॉन्सेप्ट के बेस पर हुआ है, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको जब आप अटेम्प्ट करेंगे, तो क्या 60 नंबर तक का स्कोर कम से कम आपका आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो एक टारगेट सेट कर लीजिए कि इस पेपर में किसी भी कीमत पर आप एग्जामिशन मार्क्स से नीचे तो बिल्कुल भी आप अफोर्ड नहीं करेंगे। यानी कि टारगेट मेरा कम से कम, ये नहीं कि 60 नंबर मेरा मैक्सिमम टारगेट है, नहीं, ये आपका एक मिनिमम टारगेट है कि कम से कम 60 नंबर एग्जामिशन मार्क्स तो मुझे इस पेपर में लेकर आने ही आने हैं। और वो आप किसके बेस पर लेके आ सकते हो? वो आप अपने कॉन्सेप्ट के बेस पर इसको आप आराम से लेकर आ सकते हो। चलिए, ये तो ही आपकी अप्रोच कि कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, कोई भी रट्टाफिकेशन यहां पर नहीं चलेगा। लेकिन अब जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, जहां पर अल्टीमेटली आपको चीजों को लिखना होगा, कॉन्सेप्ट्स को आपको लिखना होगा, तो दूसरा फोकस आएगा फिर आपके कंटेंट के ऊपर। कंटेंट के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अब बात करेंगे हम कंटेंट पर। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं, 4 पार्ट है, ए बी सी डी। ए पार्ट 4 मार्क्स का हुआ, बी पार्ट 4 मार्क्स का है, सी एंड डी ये 3-3 नंबर के आपके हैं। तो इनको तो आपको लिख के ही अटेम्प्ट करना है ना। तो कंटेंट क्या होगा? आपका कंटेंट होना चाहिए जो कि एज पर स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीआई हो। कंटेंट आपका चलेगा एज पर स्टडी मटेरियल ऑफ द आईसीआई। कई बार बच्चे के क्या होता है, वो कंसेप्ट तो अच्छे हैं, लेकिन अगर आपका कंटेंट वीक रहा, तो ये जो हम टारगेट सेट करते हैं कि हम 70 मार्क्स तक या 80 मार्क्स तक हम लेके आए, वो टारगेट को अचीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है।
ओके, 30 से 35 नंबर का आपका स्कोर हो जाएगा कॉन्सेप्ट के बेस पर, जब आप एमसीक्यू और करेक्ट और इनकरेक्ट को आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन जब आप डेस्क्रिप्टिव पार्ट पर आप जाएंगे तो वहां पर मुझे फिर कंटेंट चाहिए। अब अगर आप अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख के आ रहे हो और आपने आईसीआई के स्टडी मटेरियल में जो कीवर्ड्स होते हैं अगर आपने वो मिस किए हुए हैं, तो कॉन्सेप्ट अच्छा होने के बावजूद भी कंटेंट पे कमांड अगर नहीं रही, तो वहां पर आपके मार्क्स बेटा उन क्वेश्चंस के ऊपर कम आ जाएंगे जो कि डेस्क्रिप्टिव पार्ट आपका होता है। तो मुझे हर एक पर स्कोर अच्छा करना है, मुझे एमसीक्यू पे अच्छा स्कोर करना है, मुझे करेक्ट और इनकरेक्ट पे अच्छा स्कोर करना है, और जो बाकी बचा हुआ डेस्क्रिप्टिव पार्ट है मुझे वहां पर भी बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो वो स्कोर आप तभी कर पाएंगे जब आपका कंटेंट स्ट्रांग होगा, और कंटेंट मुझे चाहिए एज पर द स्टडी मटेरियल ऑफ आईसीआई। अब यहां पर बच्चे की प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम यह है कि बच्चा कहता है सर हम इतना सारा स्टडी मटेरियल रट थोड़ी सकते हैं। तो बेटा मैंने कब कहा आपको रटने के लिए? मैं कब कर रहा हूं आपको रटना है? मैं कह रहा हूं आप कंसेप्ट के ऊपर फोकस करिए। जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो स्टडी मटेरियल की जो लैंग्वेज होगी वो आपको समझ में आएगी, और उसमें एग्जैक्टली स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज को आपको कॉपी एंड पेस्ट करते हुए नहीं लिखना। स्टडी मटेरियल की जो आपकी लैंग्वेज होगी उसमें से आप कीवर्ड्स को पकड़ेंगे, मतलब पूरी लैंग्वेज को आप नहीं छाप सकते, वो तो रटने वाली बात हो गई। नहीं, कंसेप्ट समझ में आ गया, इसका मतलब स्टडी मटेरियल में जो लिखा हुआ है वो आपको समझ में तो आ रहा है। अब अल्टीमेटली आपको उसको एग्जाम में लिख कर आना है, तो पूरा का पूरा एज इट इज कभी नहीं लिखना होता, वो आप लिख भी नहीं सकते, ना आप लिख सकते ना इस चीज को मैं लिख सकता। तो उस केस में क्या करना होगा कि आपको स्टडी मटेरियल के जो लैंग्वेज उसमें किसी भी कंटेंट के अंदर जो भी की पॉइंट्स होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, उनको दिमाग में रखते हुए आपको सेंटेंस फ्रेम करना होता है। एज इट इज आप नहीं लिख सकते इन चीजों को, जो कंटेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। और तीसरी बात, आपका प्रेजेंटेशन। तीन बातों में फोकस करने के लिए कह रहा हूं। फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर कॉन्सेप्ट, फर्स्ट प्रायोरिटी इज द कॉन्सेप्ट, सेकंड वन इज कंटेंट कि आप एग्जाम में क्या लिख के आ रहे हैं, एंड द थर्ड वन इज योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कि एग्जाम में आप अपने आंसर को किस तरह से प्रेजेंट करते हो। अब प्रेजेंटेशन तो खैर जब मैं आपके साथ डिस्कस करना शुरू करूंगा, जब हम सिलेबस पे आ जाएंगे चैप्टर नंबर 1 2 3 4, जब हम ये डिस्कस करना शुरू करेंगे तो प्रेजेंटेशन आपकी धीरे धीरे करते करते इंप्रूव होनी शुरू होगी। बट प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि आपको है ना कोई भी आंसर पूरे पैराग्राफ फॉर्म में कभी नहीं लिखना चाहिए। कोई भी आपका आंसर है उसको ना बुलेट फॉर्म में यानी कि पॉइंट्स में उसको आप ब्रेक करके हमेशा आप लिख के आइए, और जो की पॉइंट्स होते हैं उनको आप सेम पेन से अंडरलाइन करते हुए आइए, बिकॉज एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके एक एक वर्ड को बैठ के पढ़ेगा। नहीं, इतना टाइम नहीं देगा एग्जामिनर कॉपी चेक करते हुए। वो कॉपी चेक उसको आप इस तरह से अपनी कॉपी चेक करवाइए कि हाँ कि आप सर आप ये पॉइंट पढ़ना चाहते हो, ये पॉइंट मैंने आंसर शीट में यहां पर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन का जो भी आंसर है आपका, वो कंटेंट मुझे चाहिए एज पर द स्टडी मटेरियल ऑफ द आईसीआई। और जब आप उसका प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो प्रॉपर एक पैराग्राफ फॉर्म में नहीं होना चाहिए, उसको आप की पॉइंट्स में ब्रेक करते हुए आप लिख के आएंगे, और उसमें जो भी आपके कीवर्ड्स होते हैं सेम पेन से उसको आप अंडरलाइन करते हुए आएंगे। तो ये आपकी मानी जाएगी एक अच्छी प्रेजेंटेशन। और एग्जाम में नो डाउट कि अगर आपने इस प्रेजेंटेशन के साथ अगर आप अपने आंसर को अटेम्प्ट करते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स आप यहां पे स्कोर कर जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट के बेस पर आपका एमसीक्यू अटेम्प्ट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट के ही बेस पर आपका करेक्ट और इनकरेक्ट वहां पे अटेम्प्ट होगा, और जो डेस्क्रिप्टिव पार्ट आपका बचा हुआ है वो कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन के बेसिस पर आप वहां पे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये है आपको इस पेपर को तैयार करने की अप्रोच। अब थियरी के पेपर में पहली बात तो उसको आप थियरी का पेपर नहीं मानेंगे, इट इज मोर देन प्रैक्टिकल। बस प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, लेकिन बच्चा लॉ को, ऑडिट को, ईएसएसएम को थ्योरेटिकल पेपर बोल देता है। चलिए, तो इन पेपर्स में बच्चे की प्रॉब्लम क्या होती है कि सर समझ में तो आता है, समझ में तो आता है, लेकिन क्या होता है कि हम इसको बार बार भूल जाते हैं। एक प्रॉब्लम आपके इस पेपर में ही आती है, भूलने की बीमारी होती है आप लोगों को, कि पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो इस बीमारी से कैसे छुटकारा आपको पाना है कि ये भूलने की बीमारी है, इसे कैसे भूलना है? तो इसके लिए आपको एक अप्रोच और यहां पे देनी होगी, और वो होगा मल्टीपल टाइम्स रीडिंग। मल्टीपल टाइम्स रीडिंग, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में आपको दिया, ठीक है, कंटेंट प्रेजेंटेशन सब कुछ मैं आपको दूंगा, तो आपको बस बार बार एक काम करना है कि जो भी टॉपिक हम क्लास में कवर करते हुए जाएंगे उसको बस बार बार आपको रीड करने की आदत डालनी है। ये मल्टीपल टाइम जब आप रीड करते हो ना, तो जो एग्जैक्ट लैंग्वेज होती है वो आपके माइंड में छप जाती है, बुरी तरह से आपको छप जाती है।
आप खुद सोचिए कि बेटा क्या कोई गाना आप कभी बैठ के याद करते हो, क्या आज इस गाने को याद कर लेता हूं फिर हम गुनगुनाते हैं? नहीं। किसी भी गाने के लिरिक्स, इवन की म्यूजिक स्टार्ट होता है तो आपको इस गाने के जो लिरिक्स होते हैं वो आपको रिकॉल होने शुरू हो जाते हैं कि हाँ अब ये गाएगा, अब ये गाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने किसी भी सॉन्ग को जब मल्टीपल टाइम सुना होगा तो आपको उसके लिरिक्स जो होते हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाते हैं, कभी भी आपने उनको याद करने का अटेम्प्ट नहीं किया होगा। ठीक है ना? तो यही अप्रोच यहां पर रखिए। तो यहां पर है ना आपको बस बार बार है ना रीड करने की आदत डालनी है, और साथ साथ कभी कभार टाइम मिले तो आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बच्चे की प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा जब एग्जाम के बाद फीडबैक लेता हूं बच्चों का, सर पेपर कैसा हुआ, तो बच्चे का कई बार रिप्लाई ऐसा भी सुनने को मिल जाता है कि सर एग्जाम आता तो था बट एग्जाम में हाथ नहीं चला, पता नहीं क्यों हम लिख नहीं पाए। ये प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ होती है जो चीजों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन कभी लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। आप अपने अकाउंट के पेपर को ही देखिए। अकाउंट के पेपर में जब आप कोई कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो क्या सीधा आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके उस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कैसा बनता है, क्या आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीधा आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के करते हो? नहीं। अकाउंट में क्या होता है कि पहले आप कॉन्सेप्ट समझते हो और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते हो, पास अटेम्प्ट क्वेश्चन खुद अपने हाथ से आप सॉल्व करते हो। फिर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठते हो तो वहां पे प्रॉपर आपका हाथ चल रहा होता है कि हाँ मुझे उस क्वेश्चन में पहले ये अकाउंट, ये लेजर क्रिएट करना है, फिर ये लेजर बनाना है, फिर ये वर्किंग करनी है। वहां पे आपका फ्लो बना रहता है क्योंकि आपने उस पर प्रैक्टिस कर रखी थी। लेकिन ये प्रैक्टिस बच्चा कहीं ना कहीं मिस करता है लॉ के पेपर में, ये प्रैक्टिस बच्चा मिस करता है ईएस एसएम के पेपर में, ये प्रैक्टिस बच्चा मिस करता है ऑडिट के पेपर में। तो आपको प्रैक्टिस क्या करनी है कि कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जाम में किस तरीके का एक डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लग सकता है उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है और उसको आपको लिख के देखना है। वैसे तो मैंने चैप्टर्स को क्वेश्चन आंसर वे में ही ज्यादातर डिवाइड किया हुआ है, यानी कि कोई भी चैप्टर है, सपोज कि चैप्टर नंबर मैंने लिया चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 5 या चैप्टर नंबर 6, इन चैप्टर्स को मैंने क्वेश्चन आंसर वे में ही डिवाइड किया हुआ है ताकि एग्जाम में किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो पहले से ही आपको पता हो। बस आपको एक काम करना है कि वहां पे कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, उसको बार बार रीड करना है और कुछ बार आपको एग्जाम के पर्पस के लिए लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। इनकेस अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी है तो एग्जामिनेशन हॉल में एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि आपका हाथ वहां पर नहीं चलेगा। बच्चे की तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूं कि जो इस पेपर में हो जाती है। उसे भूलने की बीमारी होती है कि बच्चा भूल जाता है, तो इस बीमारी को दूर करने के लिए क्या है कि आपको मल्टीपल टाइम्स रीड करना है, बार बार रीड करने की आपको आदत डालनी है। सेकंड कि एग्जामिनेशन हॉल में सर हमको आता तो था लेकिन पता नहीं हम क्यों लिख नहीं पाए, रिकॉल भी हो रहा है लेकिन हाथ नहीं चल रहा। हाथ इसलिए नहीं चल रहा है बिकॉज आपने पहले कभी इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी। तो आपको वहां पर लिखने की भी प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये है आपको इस पेपर को तैयार करने की अप्रोच कि आपको कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा, आपको कंटेंट पे काम करना है, आपको प्रेजेंटेशन पे काम करना है। जो भी प्रोविजन हम क्लास में कवर कर लेंगे उसको आपको बार बार रीड करना है और लिखने की आदत आपको डालनी है। सर कौन कौन सा स्टडी मटेरियल, कैसा कैसा स्टडी मटेरियल बेसिकली आप हमको प्रोवाइड कराएंगे? तो स्टडी मटेरियल में एक तो आपको मिलेगी हमारी ओर से प्रॉपर बुक, एक टेक्स्ट बुक है जिसमें पास अटेम्प्ट क्वेश्चन सारे कवर किए हुए हैं मैंने, इवन की जो अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट हुआ है उसके भी क्वेश्चंस आपको बुक में कवर होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ आपको एक बुक मिलेगी जिसमें आपको प्रैक्टिस के पर्पस के लिए एमसीक्यू और करेक्ट एंड इनकरेक्ट मोर देन आई थिंक 500-600 के आसपास करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और मोर देन 1000 एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस के लिए है। देखो ये केवल प्रैक्टिस के पर्पस के लिए है, अदरवाइज मैंने क्या कहा, एमसीक्यू और करेक्ट और इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप अटेम्प्ट कर लोगे। लेकिन प्रैक्टिस करने का मन तो करता ना, हाँ ठीक है क्योंकि मैं कुछ एमसीक्यूज पर या करेक्ट और इनकरेक्ट में मैं प्रैक्टिस कर लेता हूं, तो प्रैक्टिस के पर्पस के लिए एक सेपरेट बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा मेरे खुद के हैंड रिटेन नोट्स, मेरे खुद के हैंड रिटेन नोट्स ये आपको मिलेंगे। ये जो हैंड रिटेन नोट्स हैं बच्चे, ये आपके लिए मैं कह सकता हूं किसी लॉटरी से कम नहीं है, बिकॉज बात करते जब हम एक कंटेंट की बात करते जब हम प्रेजेंटेशन की, तो आपको पूरा का पूरा कंटेंट और पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन आपको इन हैंड रिटेन नोट्स में मिल जाएगा।
सर क्या मतलब कि क्या क्लास में हमें कुछ नोटिंग वगैरह करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी? किसने कहा? जब मैं कंसेप्ट आपके डेवलप करूंगा तो कॉन्सेप्ट डेवलप करने के टाइम पर इतनी ज्यादा नोटिंग आपकी हो जाती है कि उस पर कंसेप्ट आपके निखर के आएंगे, बिकॉज कई सारे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा तो वो एग्जांपल्स आप नोट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के टाइम पर बहुत सारी नोटिंग होती है और वो नोटिंग कर रखी है आपने प्रॉपर वे में, तो कॉन्सेप्ट नो डाउट कंसेप्ट की जिम्मेदारी मेरी है। देखो अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको डिलीवर करके दूंगा, लेकिन एग्जाम में जब अल्टीमेटली मैं करेक्ट इनकरेक्ट और एमसीक्यू जब मैं अटेम्प्ट कर लेता हूं तो मुझे डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके लिए क्या कंटेंट है, क्या प्रेजेंटेशन है, इसके लिए आपको हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराने के लिए जा रहा हूं। प्रॉपर एक बुक मिलेगी, एमसीक्यू करेक्ट और इनकरेक्ट की बुक आपको अलग से मिलेगी और मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा क्लास में आपके रेगुलर टेस्ट होंगे, क्लास में आपके रेगुलर टेस्ट चलेगा। प्रॉपर जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एक कंप्लीट टेस्ट आपका होगा और रिवीजन सेशन के लिए मैं आपको यूट्यूब के जरिए यूट्यूब पर लाइव सेशन चलेंगे और इस लाइव सेशन के जरिए हम किसी भी टॉपिक को वहां पर हम रिवाइज करेंगे। तो कह सकते हो बच्चे कि सब कुछ एक कह सकते हो कि एक पॉइंट पर आपको सारा का सारा सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, वो आपको मिलने के लिए जा रहा है। प्रॉपर बुक है आपके पास, प्रॉपर नोट्स हैं, प्रॉपर टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रॉपर रिवीजन आपको मिलेंगे, मैराथन रिवीजन आपको मिलेगा एग्जाम के पर्पस के लिए, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सब कुछ चीजें अल्टीमेटली यहां पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब बच्चों के मन में एक डाउट आता है सर कितने घंटे का टोटल ये लेक्चर चलेगा, कि जो क्लास की ड्यूरेशन होगी वो कितने घंटे की होगी? तो जो रेगुलर क्लास हमारी होती है वो अप्रोक्सीमेटली 160 आवर्स के आसपास जाती है। हाँ अगर आप फास्ट ट्रैक बैच, वैसे फास्ट ट्रैक बैच मैं रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब बच्चा फास्ट ट्रैक बैच के लिए जाता है तो फास्ट ट्रैक बैच लगभग 100 आवर्स का है। तो मैं यहां पर केवल बात करूंगा रेगुलर क्लास के लिए, तो 160 आवर्स का ये क्लास आपको मिलेगा। सर आपकी बुक में क्या पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस भी आप कवर करेंगे क्या? हाँ बुक में सब कुछ कवर है और क्लास के अंदर भी मैं आपको मार्क करवाता हुआ चलूंगा कि किस किस टॉपिक पर एग्जाम में क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी क्या रही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 से 5 बार लगा हुआ है, वो मार्किंग आपको मिलेगी प्रॉपर कि मैं इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट या लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रॉपर मैं एबीसी कैटेगरी आपकी शुरू से ही करवाता हुआ चलूंगा। और सारे क्वेश्चंस चाहे वो एमटीपी है, आरटीपी है या पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस हैं, ये सब कुछ आपको क्लास में देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि एक किसी भी टीचर से क्लास लेने से पहले आपके मन में जो जो बातें होती हैं वो सारी बातों का मैं आंसर यहां पर ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। पेपर किस तरह का है वो डिस्कस कर लिया है, पेपर को तैयार करने के पर्पस के लिए आपकी एक अप्रोच क्या होनी चाहिए वो डिस्कस करी है। मैं किस तरह से आपको पढ़ाऊंगा, क्या क्या स्टडी मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ये सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। नाउ अल्टीमेटली मूव करते चलिए अब अपने लेक्चर को। आपका जो सीए इंटर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की बात करें तो ये ग्रुप नंबर 2 में आपका आता है, पेपर नंबर 6 है, 100 मार्क्स का है। इसमें टोटल 13 चैप्टर है, टोटल 13 चैप्टर। तो उन चैप्टर्स के नाम अभी मैं आपको नहीं गिना रहा बिकॉज वो अभी आपको पता भी नहीं होगा कि मैं क्या क्या टर्म्स वहां पे बोल रहा हूं। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 से, लेकिन चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले पहले हम बात करेंगे आपका जो पेपर है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। इसमें जो दो टर्म आ रही हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, इसका मतलब क्या होता है? देखिए बच्चे ध्यान से, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, इसके साथ साथ आप ये दो नंबर आप अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे। किसी भी टॉपिक पे डाउट आता है तो डाउट को बच्चे कभी भी इकट्ठा मत करना। जैसे बचपन में कभी कहानी सुनी होगी ना कि एक माता पिता ने बच्चे को एक छोटी सी लकड़ी दी तोड़ने के लिए, बच्चे ने तोड़ दी, फिर अलग से एक लकड़ी दी फिर तोड़ दी, एक एक करके दे रहे हैं तो तोड़ रहा था, लेकिन जब लकड़ियां वही लकड़ियां इकट्ठी करके दी गई, बच्चे से कहा तोड़िए, तो उस केस में उसको वो तोड़ नहीं पाया। तो यहां पर मैं लकड़ी को रिप्लेस कर रहा हूं बेसिकली आपके प्रॉब्लम से, आपके डाउट से। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स या डाउट्स आएंगी तभी के तभी डिस्कस करते हुए चलेंगे, सारे प्रॉब्लम्स आपके दूर होते हुए जाएंगे, सारे प्रॉब्लम्स को आप तोड़ दोगे। लेकिन प्रॉब्लम्स को अगर आपने इकट्ठा कर लिया और फिर उसको आप सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो बहुत देर हो चुकी होगी, बच्चा कहीं ना कहीं फिर कॉन्सेप्ट से कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देता है।
तो शुरू से ही पूरा फोकस मैंने फिर कहा है बच्चे कि ये मेरी क्लास में मैं कह सकता हूं कि प्री कंडीशन है कि पहला फोकस आपका केवल केवल और केवल कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए आगे आप बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। और कॉन्सेप्ट को लेकर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो इमीडिएटली वो चीजें मेरे साथ आपकी सॉल्व होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं 2 नंबर आपको यहां पर दे रहा हूं, 9650315042 और एक नंबर और सेव करेंगे 8178701058। ये 2 नंबर प्लीज आप मोबाइल में सेव करेंगे। दोनों ही मेरे पर्सनल नंबर हैं। ये मेन नंबर आपका ये रहता है, ये नंबर पे मेरी एक्सेस थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन हाँ मोबाइल मेरे पास ही रहता है। तो इस पर कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप के जरिए मेरे साथ आप टच में रह सकते हो। कोई भी डाउट है प्लीज जितना जल्दी हो सके अपने डाउट्स को आपको खत्म करना होगा। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, इसमें 2 टर्म मुझे यहां पर देखने को मिल रही हैं। आपका जो पेपर का नाम है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, इसमें 2 टर्म मुझे यहां पर देखने को मिली। तो बात करते हैं कि ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है और ये एश्योरेंस का मतलब क्या होता है। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या है। जैसे ही ये वर्ड बच्चा कहने के सुनता है ऑडिट, तो बेसिकली क्या होता है कि बच्चा ये सोचता है कि जब मैं एग्जामिन करता हूं बुक्स ऑफ अकाउंट को देन इट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग, या जब मैं एग्जामिन करता हूं किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देन इट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग, या जब भी मैं कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करता हूं देन इट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग। तो जब कभी मैं फेस टू फेस क्लास की अगर बात करूं तो फेस टू फेस क्लास के अंदर जब मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं कि बच्चों बताइए कि ये आपके पेपर का नाम है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, तो इसमें 2 टर्म मुझे देखने को मिल रही है। फर्स्ट वर्ड इज ऑडिटिंग एंड द सेकंड वर्ड इज एश्योरेंस। तो ऑडिटिंग वर्ड से सुनते के साथ ही क्या आपको लगता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। तो बच्चों के जो कुछ कॉमन रिप्लाई आते हैं वो इस तरह के होते हैं कि सर एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि किसी एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अगर हम एग्जामिन करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग। बच्चों के रिप्लाई कुछ ये आते हैं कि सर एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग, या एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करना इट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग। कुछ बच्चों के रिप्लाई होते हैं सर इट इज डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, कि कंपनी में कोई भी फ्रॉड है, एरर है, उनको ढूंढना देन इट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग। बच्चे के रिप्लाई कुछ इस तरीके के होते हैं। और आई थिंक जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, शायद आपके भी माइंड में कुछ ऐसे ही आंसर आए हों कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम एग्जामिन करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एग्जामिन करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट की हम चेकिंग करते हैं इट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग, किसी भी कंपनी में, एंटिटी में, फर्म में हम ऑडिट करने के लिए जाते हैं, वहां पर हम फ्रॉड को ढूंढ रहे हैं, एरर को ढूंढ रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग। ये कुछ कॉमन रिप्लाई हैं जो बच्चे से जनरली मुझे मिल जाते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, जरा सोच समझ के बताना क्या यहां पर भी मैंने कोई ऑडिट करी है या नहीं करी। देखो मैं पूरा फोकस लगा रहा हूं केवल एक वर्ड का मीनिंग आपको देने में, कॉन्सेप्ट पकड़ते हुए आपको चलना है। क्वेश्चन पूछा है मैंने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। तो कुछ जो कॉमन रिप्लाई मेरे पास आता है वो मैंने यहां पे स्क्रीन पर आपके साथ यहां पर नोट करा हुआ है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, जरा मुझे आप इस जगह पे बताएंगे कि क्या मैंने बेसिकली यहां पर कोई ऑडिट करी है या नहीं करी। 2 सिचुएशन दे रहा हूं। सिचुएशन नंबर 1, एक कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो उनका एक डिजायर्ड गोल था,
एक टारगेट था, वो कंपनी को अपने टारगेट हासिल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उनका टारगेट था कि हमारा जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ क्रॉस करना चाहिए, या हमारा जो प्रॉफिट है इस साल का वो 100 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। तो ये टारगेट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गोल। अब एक कंपनी अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को हासिल नहीं कर पा रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं भी कोई प्रॉब्लम तो है। उनका स्टाफ ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। उन्होंने मुझे अपॉइंट करा। मैं कौन? मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्होंने मुझे अपॉइंट करा और वो कहते हैं कि सर नितिन सर, कि हमारी कंपनी के कुछ गोल है, ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हो रहे, तो पता नहीं हमारे मैनेजमेंट में पता नहीं क्या कमियां हैं। आप प्लीज देखिए कौन से लेवल का मैनेजमेंट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। यानी बेसिकली एक कंपनी मुझे अपॉइंट कर रही है मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, कि हमारा मैनेजमेंट, हमारे जो मैनेजर्स हैं, वो कंपनी के लिए सही डिसीजन सही टाइम पर सही तरीके से ले रहे हैं या नहीं ले रहे। सर प्लीज इस चीज को आप देखिए। तो मैं कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस का मैं यहां पर कंपैरिजन करूंगा। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? कि हम एक कैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं अपने किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट से। ये तो वो आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक्चुअल कॉस्टिंग कंपेयर करते हो, वेरिएंस निकालते हैं। ये चीज यहां पर हो रही है कि स्टैंडर्ड क्या है और क्या एक एक्चुअल है। अब मैं स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करूंगा, यानी कि कैसा आपसे उम्मीद करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, आप एज पर स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहां पर मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को मैं क्रिटिकली इवैल्यूएट करता हूं। मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को मैं यहां पर क्रिटिकली इवैल्यूएट करता हूं। इट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑडिट। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑडिट। अब ये बताइए कि जब मैनेजमेंट ऑडिट की मैं बात कर रहा हूं, तो मैनेजमेंट ऑडिट में मैंने काम क्या किया? मैंने मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को क्रिटिकली इवैल्यूएट करा। उनका स्टैंडर्ड क्या है, कि कैसा आपको काम करना चाहिए और किस तरह से आप काम कर रहे हो, ताकि किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, परफॉर्मेंस में जो भी डेफिशिएंसीज हैं उनको टाइम से आइडेंटिफाई किया जा सके और एक रेमेडियल एक्शन ऐसे मैनेजमेंट के अगेंस्ट इनिशिएट किया जा सके। बिकॉज अगर मैनेजमेंट काम अच्छा नहीं करेगा तो एक एंटिटी हमेशा सफर करेगी ही करेगी। तो दिस ऑडिट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑडिट। तो मेरा पहला क्वेश्चन कि मैनेजमेंट ऑडिट, क्या ये एक ऑडिट है या नहीं? क्या ये एक ऑडिट है या नहीं? मैनेजमेंट ऑडिट, क्या ये एक ऑडिट है या नहीं? देन आंसर इज यस। आंसर इज यस, कि मैनेजमेंट ऑडिट एक ऑडिट तो होती है। लेकिन मेरा अगला क्वेश्चन कि क्या इस ऑडिट में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिन किए गए? क्या मैनेजमेंट ऑडिट में, क्या मैनेजमेंट ऑडिट में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन किया गया? एग्जामिन किया गया? देन आंसर इज नो। देन आंसर इज नो। मैनेजमेंट ऑडिट, क्या ये एक ऑडिट है? आंसर इज यस। क्या इस ऑडिट में हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या हमने एग्जामिन किया? देन आंसर इज नो। तो कहीं ना कहीं जो अब मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, तो जो आपके माइंड में कुछ कॉमन से आंसर आए हों कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करना, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना, या बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना, या फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करना, ये ऐसा तो यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये एक तरह की ऑडिट तो है। तो कहने के जब हम ऑडिट वर्ड सुनते हैं तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं कि हाँ हम केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, या हम केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे, या हम केवल बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करेंगे। ये चीजें गलत हैं। तो ऑडिट वर्ड जो होता है ना, वो बहुत एक वाइडर टर्म है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी चीज को अगर आप चेक कर रहे हो, किसी भी चीज को अगर आप चेक कर रहे हो, देन इट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग। किसी भी चीज को अगर आप चेक कर रहे हो देन इट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग। क्या बताइए, मैंने मैनेजमेंट ऑडिट में
मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को चेक किया नहीं किया, तो मैंने यहां पर एक ऑडिट करी है, एंड दिस ऑडिट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑडिट। अब चलिए, जब मैंने मैनेजमेंट ऑडिट परफॉर्म करी, तो मुझे मैनेजमेंट ऑडिट में मुझे मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस में कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दी। मैंने कहा सर आपका मैनेजमेंट तो जी तोड़ के काम कर रहा है, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक वो कंपनी के लिए गधे की तरह काम करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है। इससे अच्छा मैनेजमेंट तो मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं है। लेकिन इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी अगर एक कंपनी को अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव नहीं मिल रहे हैं, तो प्रॉब्लम किसमें हो सकती है? शायद हमारी परचेज की पॉलिसी ठीक नहीं है, या हमारी सेल्स की पॉलिसी ठीक नहीं है, या हमारी एचआर की पॉलिसी ठीक नहीं है, या हमारे प्रोडक्शन की पॉलिसी ठीक नहीं है। तो एक ऑडिट होती है दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेशनल ऑडिट। बच्चे प्लीज ध्यान से आप इस पॉइंट को कैच करेंगे। एक ऑडिट होती है हमारी ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट, इसमें हम बात करते हैं एंटिटी के ऑपरेशन की ऑडिट। तो ऑडिट से पहले ना आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं आपको यह बता देगा कि इस ऑडिट में आपको क्या काम करना होगा। यहां पर जब बात करता हूं मैनेजमेंट ऑडिट, तो ऑडिट से पहले क्या वर्ड लगा हुआ है? मैनेजमेंट। दैट इज मैनेजमेंट की ऑडिट। मैनेजमेंट की ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट, ऑपरेशंस की ऑडिट। एंटिटी के ऑपरेशंस की ऑडिट, यानी कि परचेज एक ऑपरेशन है, सेल एक ऑपरेशन है, इन्वेस्टमेंट एक ऑपरेशन है, एचआर एक ऑपरेशन है, मार्केटिंग एक ऑपरेशन है, प्रोडक्शन एक ऑपरेशन है। तो मैं यहां पर यह देखता हूं कि आपके जितने भी ऑपरेशंस हैं वो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, इकोनॉमिकल मैनर में होते हैं या नहीं होते। जैसे कि आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, तो रॉ मटेरियल को परचेज करने की आपकी एक पॉलिसी होगी ना, दैट इज कॉल्ड एज परचेज पॉलिसी। आप प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्शन करने की भी आपकी पॉलिसी होगी। इन्वेस्टमेंट करते हो, उसकी आपकी पॉलिसी होगी। तो ऑपरेशनल ऑडिट के अंदर बेसिकली मैं एंटिटी के ऑपरेशंस की ऑडिट करता हूं। अब सोचिए, अगर मैं इनके मार्केटिंग की, कैसे आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो, आप बनाते तो अच्छा हो, लेकिन अगर आपकी मार्केटिंग अगर वीक हुई तो आपका जो प्रोडक्ट है वो तो सेल होगा ही नहीं। और प्रोडक्ट अगर आपका सेल नहीं हुआ तो आपका टर्नओवर गिरेगा, ठीक है, और अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट्स भी गिरेंगे, बिकॉज जब टर्नओवर ही नहीं आ रहा तो प्रॉफिट कहां से आएगा। तो ये बताइए कि अगर मैं किसी भी कंपनी के मार्केटिंग को चेक कर रहा हूं कि मार्केटिंग की पॉलिसी क्या है, कहीं बिकॉज स्टाफ तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मार्केटिंग की अगर पॉलिसी ही वीक होगी, तो उस केस में आपके प्रॉफिट्स कहां से आएंगे, आपके टर्नओवर कहां से आएंगे। तो क्या ऑपरेशनल ऑडिट करते हुए आप बुक्स ऑफ अकाउंट को लेकर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेकर, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर आप प्राइमरली कंसर्न होते हो क्या? देन आंसर इज नो। आप जब ऑडिट करते हो इस तरह की, जब आप ऑपरेशनल ऑडिट करते हो, तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेकर मैं प्राइमरली कंसर्न नहीं होता। लेकिन ऑडिट तो ये है। तो अभी देखो बच्चे ध्यान से, ये मत समझना कि मैंने कोई आपको ये ऑडिट्स पढ़ाई हैं। मैं केवल एक टर्म आपको बहुत क्लियर कर रहा हूं कि यहां पर ऑडिट का मतलब क्या है। जब आपका सिलेबस, आपका मैं पेपर देखता हूं, तो पेपर के नाम में मुझे दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं ऑडिट को केवल फाइनेंस के साथ लिंक करके पढ़ता है, जो कि सरासर गलत है। ऑडिट तो बेटा किसी भी एरिया में हो सकती है, एंड सच एरिया में बी फाइनेंशियल एरिया और नॉन फाइनेंशियल एरिया। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, ऐसे बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं जहां पर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आप काम नहीं करते। जैसे मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, बहुत सारी ऑडिट्स हैं, बहुत सारी ऑडिट्स हैं। तो बात यह है कि सर, तो क्या ये सारी की सारी ऑडिट हमारे सिलेबस में है? आंसर इज नो। आपके सिलेबस में केवल एक ही तरह की ऑडिट कवर की गई है, एंड इट इज द फाइनेंशियल ऑडिट। अब बच्चे बात पे फोकस करना, आपके सिलेबस में एक ही ऑडिट कवर की गई है, एंड इट इज द फाइनेंशियल ऑडिट। यानी कि ऑडिट से पहले, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऑडिट से पहले एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, और वो वर्ड बताएगा कि इस ऑडिट में आपको क्या करना होगा। मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट की ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, एंटिटी के ऑपरेशंस की ऑडिट, टैक्स ऑडिट, टैक्सेशन मैटर्स की ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल मैटर्स की ऑडिट। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ड थे, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, या एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
या एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट या डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स थे ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक तो थे, बट कौन सी ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात ठीक थी? फाइनेंशियल ऑडिट। आपके सिलेबस में सारी तरह की ऑडिट्स नहीं है, आपका सिलेबस केवल और केवल एक ही तरह की ऑडिट कवर करता है, इट इज ओनली फाइनेंशियल ऑडिट। बात समझ में आ रही है? तो कोई पूछे आपसे कि ऑडिट का मतलब क्या है, तो आप ये बोलिए सर एग्जामिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को एग्जामिन करना, इट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग। सब्जेक्ट मैटर आपका फाइनेंशियल भी हो सकता है और सब्जेक्ट मैटर आपका नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। फाइनेंशियल सब्जेक्ट मैटर की बात करें देन सच ऑडिट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल ऑडिट। और अगर मैं कुछ नॉन फाइनेंशियल सब्जेक्ट मैटर की बात करूं तो कुछ एग्जांपल्स अभी आप समझ लीजिए, बस एग्जाम में नॉन फाइनेंशियल मैटर्स नहीं पूछेगा आपसे। मैनेजमेंट ऑडिट है, ऑपरेशनल ऑडिट है, एनर्जी ऑडिट है, एनवायरमेंटल ऑडिट है, बहुत तरह की ऑडिट होती है बच्चे। बट अच्छी बात यह कि इनमें से कोई भी ऑडिट आपके सिलेबस में नहीं है। हमारे लिए ऑडिट का मतलब केवल केवल और केवल किससे रहेगा? हमारे लिए ऑडिट का मतलब चलेगा केवल केवल और केवल फाइनेंशियल ऑडिट से। तो कहीं ना कहीं जो आपने बेटा ये सारी बातें सोची थी वो ठीक थी, बट कौन सी ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से? फाइनेंशियल ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब आपके पूरे सिलेबस में जहां कहीं भी ऑडिट वर्ड आएगा, आपके पूरे सिलेबस में जहां कहीं भी ऑडिट वर्ड आएगा, इस ऑडिट का मतलब जो रहेगा वो इंप्लाइड है कि हम केवल फाइनेंशियल ऑडिट की बात करेंगे। यानी हम अपने इस पूरी जर्नी के अंदर जो आपके सीए इंटर ऑडिट के पेपर की जर्नी होगी, वहां पर जो मैं ऑडिट की बात करूंगा वो केवल केवल और केवल फाइनेंशियल ऑडिट की हम बात करेंगे। नॉन फाइनेंशियल ऑडिट आपके सिलेबस में नहीं है। सर क्या ये हमें कहीं पढ़नी होगी? हाँ, जैसे मैनेजमेंट ऑडिट है, ऑपरेशनल ऑडिट है, कुछ ऑडिट्स ऐसी आप फाइनल लेवल पे आके पढ़ेंगे, इंटर लेवल पर आपको ये ऑडिट नहीं पढ़नी। तो मैंने जो आपको तो एग्जांपल दिए थे ना, कभी आप सोचोगे सर ने ये क्या पढ़ा दिया, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया बेटा। अभी मैंने इवन अभी आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट भी नहीं करा है। मैं केवल आपका एक अच्छा फाउंडेशन इस जगह पर डेवलप कर रहा हूं कि कोई भी पूछे ऑडिट क्या होती है तो रटी रटाई लैंग्वेज में आप फाइनेंशियल ऑडिट बोलना मत शुरू कर देना, ठीक है ना? कोई पूछे आपसे ऑडिट का मतलब बताओ तो बोले भाई आपको कौन सी ऑडिट का मीनिंग चाहिए? आपको फाइनेंशियल ऑडिट का मीनिंग चाहिए, आपको मैनेजमेंट ऑडिट का मीनिंग चाहिए, आपको ऑपरेशनल ऑडिट का मीनिंग चाहिए, आपको टैक्स ऑडिट का मीनिंग चाहिए, आपको एनर्जी ऑडिट का मीनिंग चाहिए, आपको एनवायरमेंटल ऑडिट का मीनिंग चाहिए? कौन सी ऑडिट का मीनिंग आप मुझसे पूछ रहे हो? बट सामने वाला पूछता कि नहीं मुझे पता ऑडिट का मतलब क्या है, तो आप फाइनेंशियल ऑडिट पे ही मत लिंक करिए। हाँ, आपका सिलेबस केवल फाइनेंशियल ऑडिट ही कवर करता है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि ऑडिट का मतलब केवल फाइनेंशियल ऑडिट से नहीं होता। आपके सिलेबस के लिए ऑडिट का मतलब केवल केवल और केवल फाइनेंशियल ऑडिट से ही रहेगा, लेकिन यह नहीं है कि ऑडिट केवल फाइनेंशियल ऑडिट ही होती है। ऑडिट तो बेटा बहुत सारी होती है। तो अगर ऑडिट का मतलब क्या है, इसको सिंपली अगर मैं एक लाइन में बोलूं, एग्जामिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को एग्जामिन कर लेना, इट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग। सब्जेक्ट मैटर में भी फाइनेंशियल, सब्जेक्ट मैटर में भी नॉन फाइनेंशियल। उम्मीद कर रहा हूं बेटा कि आपको ऑडिट वर्ड का मतलब तो समझ में आया होगा। हाँ सर, ऑडिट वर्ड का मतलब समझ में आया है। नाउ सेकंड टर्म देखते हैं, एश्योरेंस। एश्योरेंस, एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एश्योरेंस? सोच सकते हो कुछ? चलिए, एक क्लाइंट के यहां पर आप ऑडिट करने के लिए गए। अब ऑडिट का मतलब मैं केवल फाइनेंशियल ऑडिट से लेता हुआ चलूंगा, बिकॉज आपका सिलेबस केवल फाइनेंशियल ऑडिट ही कवर करता है। मैं जाता हूं किसी क्लाइंट के यहां पर फाइनेंशियल ऑडिट करने के लिए, और मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन किया, मैंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन किया, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन किया, और वो एग्जामिन करके मुझे बहुत सारे एविडेंस मिले कि कहां कहां पर आप सही हो और कहां कहां पर आप गलत हो। बिकॉज जब भी मैं कुछ एग्जामिन करूंगा फाइंडिंग्स तो आएंगी ना मेरे पास, उन फाइंडिंग्स को हम क्या बोलते हैं? एविडेंस। तो मैंने चीजों को एग्जामिन करा, मेरे पास फाइंडिंग्स आई हैं, एविडेंस आए हैं। अब अल्टीमेटली जो आप अपनी ओपिनियन देते हो, ओपिनियन का मतलब कि आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, या ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही है या ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गलत है। तो एग्जामिन करके आपने सब्जेक्ट मैटर पर अपनी जो ओपिनियन निकाली है कि ये चीजें सही हैं या चीजें गलत हैं, दैट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इज कॉल्ड एज एश्योरेंस। जैसे कि मैंने आपका टेस्ट लिया,
टेस्ट लेने के बाद आपकी कॉपी को मैंने चेक किया और उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये क्या है कि मैंने पहले एक सब्जेक्ट मैटर पे काम किया, टेस्ट लिया, मैंने आपके आंसर चेक करे, आंसर चेक करके फाइंडिंग्स मिल रही है मेरे को कि बच्चे ने सही किया या गलत किया। अब उसके बेस पर मैं अपनी राय रख के आ रहा हूं कि हाँ बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, वो क्या है, एक तरीके का एश्योरेंस है, दैट इज कॉल्ड एज एश्योरेंस। तो सिंपली अगर इसको बोलूं तो एश्योरेंस क्या है, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड। इट इज expression of opinion on the basis of examination conducted। एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड, क्या आपने जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है उसके बेस पर आप जो अपनी एक ओपिनियन लेके आते हो, दैट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इज कॉल्ड एज एश्योरेंस। यानी कि आपका जो पेपर है उसमें हमें यह समझना है कैसे मुझे फाइनेंशियल ऑडिट करनी होती है। ऑडिट का मतलब किससे रहेगा, आपका फाइनेंशियल ऑडिट से रहेगा। तो कैसे मुझे फाइनेंशियल ऑडिट को कंडक्ट करना होता है और कैसे मैं फाइंडिंग्स के बेस पर अल्टीमेटली एक ओपिनियन एक्सप्रेस करके आता हूं। तो पूरी जर्नी कवर कर ली गई एक फाइनेंशियल ऑडिट की, कि फाइनेंशियल ऑडिट प्लान करनी है, परफॉर्म करनी है, एविडेंस को ऑब्टेन करना है और उन सब के बेस पर आपको अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करके आना है। ना अब देखिए स्क्रीन पर आप नोट्स ऑलरेडी बच्चे आपके पास होंगे ये, ठीक है। तो नोटिंग केवल जो समझाने के पर्पस के लिए मैं नोटिंग करूंगा, वो नोटिंग आपको साथ साथ करते हुए चलनी है। अल्टीमेटली चैप्टर के कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन के पर्पस के लिए मेरे हैंड रिटन नोट्स वो आपके पास रहेंगे। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस पेपर नंबर 6 सी एंटर। इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर बात करते हैं, दो टर्म आई थी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। ऑडिटिंग की बात करते हैं, इट इज एग्जामिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर। किसी भी सब्जेक्ट मैटर को एग्जामिन करते हो देन इट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग। सब्जेक्ट मैटर आपका फाइनेंशियल भी हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर आपका नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। फाइनेंशियल सब्जेक्ट मैटर पर अगर आप काम कर रहे हो देन ऑडिट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल ऑडिट, जो आपके सिलेबस में है। लेकिन सब्जेक्ट मैटर आपके नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, और कुछ नॉन फाइनेंशियल सब्जेक्ट मैटर की ऑडिट के एग्जांपल दें तो मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, एनर्जी ऑडिट एंड एनवायरमेंटल ऑडिट, और भी बहुत सारी ऑडिट्स हैं। ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि केवल इतनी होती हैं। फॉर आवर सिलेबस ऑफ सीए इंटर, ऑडिट इज फॉर फाइनेंशियल ऑडिट, दैट इज सब्जेक्ट मैटर विल बी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो पूरे सिलेबस में जहां कहीं भी हम ऑडिट की बात करेंगे वो केवल और केवल फाइनेंशियल ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेगा। बात करते हैं एश्योरेंस की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एश्योरेंस। तो इट इज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड, दैट इज जहां ओपिनियन है वहां एक एश्योरेंस है। जहां आप कोई ओपिनियन अपनी बात रख के आ रहे हो, अपनी एक राय रख के आ रहे हो, जहां भी आप ओपिनियन दे के आते हो दैट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इज कॉल्ड एज एश्योरेंस। उम्मीद कर रहा हूं कि बेटा आपको ये ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस ये दो टर्म आपको समझ में आई होगी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही कवर करेंगे और कल मैं आपसे मिलूंगा सेम टाइम पर, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 को। टोटल 13 चैप्टर है, बट मैंने किसी भी चैप्टर का नाम वगैरह अभी आपको नहीं बता रहा, बिकॉज जो टर्म चैप्टर के टाइटल में आ रही होंगी वो आपको क्लियर नहीं होंगी। आज के इस लेक्चर में हमने बस इतना समझा है कि आपका पेपर क्या है, पेपर की रेलिवेंसी क्या है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, पेपर को तैयार कराने की हमारी पेपर को तैयार करने की हमारी अप्रोच किस तरह से रहेगी। फोकस करना है मुझे कॉन्सेप्ट के ऊपर, फोकस करना है कंटेंट के ऊपर, फोकस करना है मुझे प्रेजेंटेशन के ऊपर। मैं क्या क्या मटेरियल आपको इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रोवाइड करा रहा हूं वो मैंने आपको बता दिया है कि रिवीजन सेशंस आपके रहेंगे यूट्यूब पे, लगातार रिवीजन सेशंस आपको देखने को मिलेंगे, रेगुलर टेस्ट वगैरह आपके होंगे। पेपर में जो प्रॉब्लम्स आती है, भूलने की बीमारी होती है, एग्जाम में आपका हाथ नहीं चलता, इन प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम करना है, शुरू से ही इन प्रॉब्लम पे हम काम करते हुए चलेंगे। अल्टीमेटली आपका जो पेपर का टाइटल है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, तो ऑडिटिंग वर्ड क्या होता है, एश्योरेंस वर्ड क्या होता है, वो आपके साथ डिस्कस कर लिया।
तो कल मिलेंगे सेम टाइम पे जब हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो जो नंबर मैंने आपको दिए थे बेटा, उम्मीद कर रहा हूं कि नंबर आपने सेव कर लिए होंगे, और कोई भी डाउट आएगा किसी भी टॉपिक पर तो प्लीज उन नंबर के जरिए मेरे साथ आप लगातार टच में रहेंगे, ताकि जो भी प्रॉब्लम, जो भी डाउट हैं, वो टाइम से आपके सॉल्व होते हुए चले। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।